नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। आज के हमारे नावल का नाम है इश्क में हारी और इसकी राइटर भी हैं अना अलियास। अना अलियास के नावल्स एक तो मुझे बहुत पसंद है, सेकंड मुझे इसका रिस्पांस बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। बेशक ऑलरेडी लोगों ने पढ़े हुए हैं, बाकी चैनल्स पर भी मौजूद हैं इनके नावल्स, लेकिन मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है इनके नावल्स को। और इसके अलावा इसका मैं पार्ट छोटे ही दूंगी आप लोगों को, जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि मेरा टेस्ट है तो मुझे उसकी तैयारी करनी है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगी, लेकिन मेरा चैनल डाउन जाए ये भी नहीं कर सकती मैं, तो इसीलिए मैं वीडियोस 3 ही दूंगी, लेकिन ड्यूरेशन थोड़ा कम कर दूंगी। आप लोग मेरे साथ इतना तो कोऑपरेट कर सकते हो यार। मतलब मैंने जब मेरे पास टाइम था मैंने आप लोगों को अच्छी वीडियोस दी हैं। अब मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन कम होगा, वीडियोस उतनी होगी, तो मुझे आप लोगों का अच्छा रिस्पांस चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना कि कम टाइम की हैं तो आप लोगों ने बिल्कुल ही नहीं आना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसके अलावा मैंने अनापरस्त नावल एक अपलोड किया है, वो बहुत ही मज़े का है यार, लाइफ चेंजिंग नावल है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। दूसरे चैनल पर है। इसके अलावा बॉडीगार्ड, वो भी बहुत अच्छा, अगर अभी आप लोगों ने नहीं सुना है तो वो भी आप लोग उधर जाकर सुन सकते हो, ठीक है। बाकी जो संगे पारस और दयारे दिल वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, और सब एक से बढ़कर एक नावल्स हैं जो भी मैं वहाँ पर अपलोड कर रही हूँ। इधर भी जितने भी मैंने नावल्स अभी तक अपलोड किए हैं सब बहुत अच्छे हैं। हाँ, आप लोग थोड़ा सा हो जाते हो, अच्छा रिस्पांस नहीं देते जब मैं पार्ट ज़्यादा कर देती हूँ, लेकिन उसके करने का मकसद यही होता है ताकि मेरे चैनल की रीच बढ़ जाए। तो आप लोग देखा कीजिए, हर वीडियो को देखा करें। ऐसा नहीं होता कि नावल अच्छा नहीं होता तो उसको मैं पार्ट्स में कन्वर्ट करती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इसलिए करती हूँ ताकि मेरे चैनल की रीच थोड़ी बढ़ जाए, ठीक है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसकी फ़र्स्ट एपिसोड को। और एज़ यूजुअल आप लोगों को 3 पार्ट्स आज मिलेंगे, ठीक है। अगर नावल लेंथी हुआ तो फिर बाकी के पार्ट्स इंशाल्लाह कल मिलेंगे, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, लेकिन आप लोगों को थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा कंप्रोमाइज़, ठीक है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अरे, तुम तो इंटरव्यू के लिए गई थी, इतनी जल्दी आ भी गई? अभी आधा घंटा तो हुआ तो उसे घर से निकले हुए कि इतनी जल्दी वो वापस भी आ गई। रफ़िया ने अभी हांडी बनानी शुरू ही की थी कि मतीबा वापस भी आ गई। हम जैसों की किस्मत में इंटरव्यू भी नहीं है, वो तल्खी से बोलती हुई सहन में रखी चारपाई पर बैठी गुस्से से जूती उतारकर सामने दीवार पर मारी। हाय हाय, ये क्या हो गया है? ये क्या तरीका है? रफ़िया उसका गुस्सा देखकर हैरत से चिल्लाई। यही तरीका है मेरे पास। उस मनहूस जूते की वजह से मैं आज इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकी। अभी बस स्टैंड तक पहुंची ही थी कि ये ऐन सड़क पर दगा दे गई। अब इस टूटी जूती के साथ मैं इंटरव्यू देने से रही। बड़ी मुश्किल से इसे घसीट घसीट कर घर वापस आई हूँ। इंटरव्यू का टाइम भी निकल चुका है। वो सर पर हाथ रख के अपनी रुदात सुना रही थी। कोई बात नहीं बेटे, इस तरह दिल बुरा नहीं करते। रफ़िया उसके पास बैठकर प्यार से उसका कंधा सुलाते हुए बोली। रहने दे अम्मी, यह खुद को धोखा देने वाली बात है। बस मुझे अंदाज़ा हो गया, हमारी किस्मत ऐसी ही रहनी है। कभी खुशहाली की हमने शक्ल नहीं देखनी, हम ऐसे ही गुर्बत में मर जाएंगे। वो मायूस कुन लहजे में बोली। बहुत बुरी बात है बेटा, मैं तुम्हें कितनी मर्तबा समझाऊं कि ऐसी कुफर की बातें मुँह से नहीं निकालते, अल्लाह नाराज़ होता है। वो ज़िद होकर बोली। अम्मी, अल्लाह ने हमसे नाराज़ ही रहना है। वो मुसलसल खुद अजियती से भरपूर बातें कर रही थी। मतीबा, तुझसे बात करने से बेहतर है बंदा खामोश ही रहे। खुद भी ऐसे बातें करके गुनहगार होती है और मुझे भी करती हूँ। बलाखिर रफ़िया उसकी बातों से घबराकर वहाँ से उठ गई। जानती थी वो अपने दिल का गुबार ऐसी ही बातों से निकालती थी, मगर वो मज़ीद वहाँ बैठे रहकर गुनहगार नहीं हो सकती थी। गुर्बत ने उनकी बेटी को तल्ख बना दिया था। हालांकि उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सके, मगर शौहर की बेतुजी, शराब और नशे की आदतों ने उसे तो इस काबिल न छोड़ा कि 4 पैसे कमाकर बीवी और बेटी के हाथ पर रखता। मगर रफ़िया ने सिलाई कढ़ाई करके इतना ज़रूर किया कि मतीबा को पढ़ा लिखा दिया। मैट्रिक के बाद मतीबा ने शाम में कोचिंग सेंटर में ट्यूशन करके अपनी ग्रेजुएशन तक का खर्चा उठाया। इसके बाद कॉलेज को तो खैराबाद कह दिया। एक करीबी स्कूल में टीचिंग करके प्राइवेट मास्टर्स किया। दोनों ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह मोहल्ले के बच्चे घर में ट्यूशन पढ़ने आ जाए, मगर फाइक की जुए और शराब की आदतों की वजह से कोई मोहल्ले का बंदा उनके घर अपने बच्चों को भेजने को तैयार न होता। कभी कभार वो अपने गंदे दोस्तों को घर ले आता। उस लम्हे रफ़िया मतीबा को एक कमरे में बंद रहने का हुक्म देती और खुद जैसे तैसे मेहमान नवाजी करती।
फ़ाइक बीवी की तो ना सुनता, लिहाजा रफ़िया ने मोहल्ले में मौजूद तारिक साहब से दरख्वास्त की कि फ़ाइक को मना करे कि अपने घर अपने बदकार दोस्तों को मत लाए। फ़ाइक तारिक साहब की भी फिर भी सुन लेता था। उनके कहने के बाद वो फिर दोबारा अपने दोस्तों को नहीं लाया। उसे तो एहसास ही नहीं था कि घर में जवान बेटी है, मगर रफ़िया किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकती थी। रफ़िया के अपने तो वालिदैन हयात नहीं थे, बस एक भाई था जो बहुत साल पहले दुबई ऐसा गया कि उसने पढ़कर खबर न ली। फ़ाइक के घर वालों में भी एक बड़ा भाई और बहन थे जो फ़ाइक की शादी करवाकर गोया गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गए। माँ बाप उसके थे नहीं। उनके बाद ही वो ऐसा बुरी कंपनी में पड़ा कि भाई बहन के मना करने के बावजूद नहीं हटा। उन्होंने शादी करवाकर गोया जिम्मेदारी पूरी की और फिर भाई को उसके हाल पर छोड़कर चले गए। ये शुक्र था कि बाप की जायदाद में से टूटा फूटा ही सही एक मकान भाई को दे दिया था। सर छुपाने की जगह भी ना होती तो रफ़िया अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाती और किराए कैसे पूरे करती। शुरू में रफ़िया ने बहुत कोशिश की कि फ़ाइक किसी तरह इन गलीज़ कामों से दूर रहे, मगर रफ़िया के मना करने पर वो उसे धनक कर रख देता। लिहाजा उसने भी आहिस्ता आहिस्ता चुप साध ली। बस अब उसकी ज़िंदगी का मकसद बेटी को किसी मकाम पर देखना था। मगर किस्मत की सतम ज़रीफ़ी मतीबा ने इस आस में स्कूल की नौकरी छोड़ी कि अब मास्टर्स कर लिया तो किसी अच्छी जगह जॉब मिलेगी। मगर जैसे ही उसने मार्केट में कदम रख अंदाज़ा हुआ यहाँ तो PhD वाले रूल रहे हैं, वो अपने प्राइवेट मास्टर्स के साथ क्या तीर मार लेगी। वापस उस स्कूल में जाना चाहा तो उन्होंने उसकी जगह फिल होने की खबर सुनाई। मतीबा बिल्कुल मायूस हो चुकी थी। जॉब का क्या बना? अगले दिन हरीम के बुलाने पर वो न चाहते हुए भी उससे मिलने चली गई। इस वक्त दोनों KFC के हॉल में आमने सामने बैठी थी। हरीम उसके बचपन की दोस्त थी, अच्छे खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखती थी, मगर वो अपने और मतीबा की दोस्ती के बीच कभी अपने क्लास को नहीं लाई। बहुत बार उसने ग्रेजुएशन करके उसके यूनिवर्सिटी के खर्चे उठाने का इरादा किया, मगर मतीबा की खुदारी हमेशा आड़े आई। क्या बनना यार, हम जैसे सिर्फ ठोकरें खाने के लिए पैदा होते हैं। वो चिप्स इधर से उधर करती तल्खी से बोली। मतीबा ऐसे नहीं कहते यार, बाबा ने कितनी बार तुम्हें कहा है कि वो तुम्हारी कहीं जॉब करवा देते हैं, लेकिन तुम हो कि मानती ही नहीं। वो बेचारगी से बोली। मुझे सिफारिश के बलबूते पर कुछ नहीं करना। मैं ये गवारा नहीं कर सकती कि कोई मेरी काबिलियत देखे परखे बिना मुझे पैसे दे। मुझे ऐसा पैसा हलाल नहीं हराम लगता है। मेरी माँ ने सारी ज़िंदगी मुझे हराम से दूर रखा और मैं सिर्फ एक किस्मत के हेर फेर से घबरा कर हराम की जानिब चल दूँ। नहीं हरीम, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मतीबा ने आज हर बात उस पर वाजे कर दी और गलत भी नहीं था। हमारे माशरे में लोग अपनी काबिलियत की बजाय दूसरों के नाम पर नौकरियां करते हैं, चाहे वो उसके अहल हों या नहीं। इसीलिए तो हर जगह आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। तो कब तक तुम ख्वार होगी? हरीम ने कोल्ड ड्रिंक का घूंट भरते कहा। जब तक किस्मत ख्वार करती रहेगी, वो सर झुकाए बेबसी से बोली। खैर तुम ये बातें छोड़ो, ये बताओ शादी की तैयारी कहाँ तक पहुँची? सर झटक कर वो मौजू ही बदल गई। कुछ देर उसकी शादी की तैयारी का अहवाल सुनकर और दिल पर मज़ीद बोझ लेकर वो घर लौटी। एक इंटरव्यू के लिए जाना था, मगर दिल इनकारी हो गया, लिहाजा वापस घर ही आ गई। मगर वो CV जो उसके हाथ में था वो वहीं टेबल पर भूल आए। और किस्मत कब कैसे आपको सही सिमत ले जाए, ये ना हमारे गुमान में है, ना हम इसके बारे में कभी अंदाज़े लगा सकते हैं। अल्लाह तो बस हमसे भूल चूक करवाता है और वो भूल चूक हमें हमारी असल मंजिल की जानिब ले जाने के लिए करवाता है। घर आकर मतीबा को याद आया कि वो CV जो वो साथ लेकर गई थी वो अब उसके पास नहीं। बैग अच्छी तरह खंगाला, मगर वो होता तो मिलता। परेशानी ये लग गई कि इसमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन थी। सर पकड़कर वो कितनी ही देर बैठी रही। रईद ने एक क्लाइंट से मिलना था, अभी उससे मिलने में वक्त था। इतनी देर में वो अपनी प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करने के लिए KFC चला गया ताकि आराम से बैठकर एक तो काम कर सके और फिर कुछ खा पी भी सके। अभी रात को ही दुबई से एक मीटिंग करके वापस आया था। सुबह जल्द उठकर ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस के मामलात निपटाते इतना वक्त न मिला कि नाश्ता कर सकता। सुबह की बस एक कप चाय पी थी। इस वक्त पेट में चूहे दौड़ रहे थे। एक टेबल पर अपना लैपटॉप बैग रखा, पहले बर्गर और कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। लैपटॉप ऑन करते ही तेज़ी से हाथ चलने लगे, साथ साथ अहम पॉइंट्स एक पेपर पर भी नोट करता जा रहा था। तवज्जो उस वक्त भटकी जब अपने से अगली टेबल पर बैठी एक नस्वानी आवाज़ का खुदारी पर मबनी लेक्चर कानों में पड़ा। कुछ लम्हों के लिए काम रोककर उसने उस खुददार लड़की की पुश्त देखी जो अपनी दोस्त को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि सिफारिश पर होने वाली नौकरी उसको किसी सूरत नहीं करनी। आज के दौर में ऐसी सोच शायद ही किसी की हो, और इस लड़की की यही सोच रईद को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गई। काम वो ख़त्म कर चुका था, लिहाजा लैपटॉप बंद करके अपनी पूरी तवज्जो उन दोनों पर मबजूल की। नाम उसे मालूम हो गया, मतीबा। सामने वाली लड़की ने 2-3 बार उसका नाम लिया।
उसकी सोच की तरह उसका नाम भी खूबसूरत था। बातों से वो ये भी जान गया कि उसकी दोस्त की चंद दिनों बाद शादी थी। जैसे ही वो उठी, रईद ने एक सरसरी नज़र उस पर डाली, जो बैग उठाकर अब सामने वाली लड़की के बराबर खड़ी थी। उसका रुख मुकम्मल तौर पर अब रईद की जानिब था। वो कोई बहुत परी चेहरा नाक थी, आम सी रंगत वाली, मगर एतमाद उसे नुमायाँ बना रहा था। खुद को चादर में ओढ़े, आम से कपड़े पहने भी वो एक शान से ऐसे चल रही थी जैसे कहीं की मलका हो। रईद को उसका ये पुरएतमाद अंदाज बेहद अच्छा लगा। अपनी क्लास से आप बड़े छोटे नहीं हो जाते। हाँ, अपने इखलाक और अपनी सलाहियतों से आप बड़े छोटे होते हैं। गुर्बत गुनाह नहीं जिसे खुद पर तारी करके आप दूसरों से खुद को कमतर महसूस करें। रईद ने नज़र हटाकर घड़ी पर टाइम देखा। जल्दी से बाकी का बर्गर ख़त्म करके अपनी चीज़ें समेटी की नज़र सामने वाली टेबल पर पड़े, चंद कागजात पर पड़ी। उसे एकदम ख्याल आया कि उन दोनों में से कोई एक ये छोड़ गई है। वो उठकर उस टेबल के करीब आया, हाथ बढ़ाकर टेबल से कागजात उठाए। वो तो कोई सीवी था जिस पर जगमगाता नाम देखकर उसे अंदाज़ा हो गया कि ये उसी बावकार लड़की का है। उसका अंदाज़ याद करके वो हौले से मुस्कुराया, फिर कुछ सोचकर वो सीवी अपने बैग में रखा और ख़ुद भी मीटिंग के लिए निकल पड़ा। नाश्ता तो कर लो सही से, रफ़िया ने उसे पराठे के 1-2 लुक़मे जहर मार करते देखकर कहा। बस अम्मा, और दिल नहीं कर रहा। चाय के आखिरी घूंट लेते वो जल्दी से बोली, आज फिर 2 जगह इंटरव्यू के लिए जाना है। पता नहीं कब तक वापसी हो। कुछ खा पी लो सही से, बस किराए के पैसे लेकर जाती हो, वो खफगी से बोली। दोनों इस वक्त किचन में पीढ़ियों पर बैठी नाश्ता कर रही थी। अम्मा, जब अल्लाह गुर्बत देता है ना तो सब्र भी दे देता है। जितना पैसा आता है हवस बढ़ जाती है। बस दुआ करना अल्लाह इतना ही दे कि ज़रूरतें पूरी हों, हवस में ना पड़ूं। न जाने आज सुबह सुबह वो कैसे इतनी उम्मीद बातें कर रही थी। रफ़िया ने खुशगवार हैरत से उसे देखा। अल्लाह बेहतर करेगा, उन्होंने मोहब्बत से उसके कंधे को थपथपाते कहा। अभी वो आखिरी घूंट भर रही थी कि कमरे में पड़ा मोबाइल बोलने लगा। वो तेज़ी से उठकर अंदर की जानी बढ़ी। अनजान नंबर देखकर भी उसने नज़रअंदाज नहीं किया। हो सकता है कहीं से कॉल आई हो, यही सोचकर उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम, महज़ब अंदाज में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, क्या मैं मतीबा से बात कर सकता हूँ? नहायत धीमा और पुरवकार लहजे में कोई मर्द बोल रहा था। जी, मैं मतीबा ही बोल रही हूँ, उसने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। मेरा गुड्स एंड सर्विसेज का बिज़नेस है। हमें अपने ऑफिस के लिए एक मेहनती और ईमानदार बंदे की ज़रूरत है जो हमारी सर्विसेज को सुपरवाइज़ कर सके। आप अगर बेहतर समझे तो आज इंटरव्यू के लिए आ जाएं। रईद ने बिना तमहीद असल बात की। क्या मैंने आपकी कंपनी में सीवी ड्रॉप किया था? सीवी का चूँकि उसका कोई नाम नहीं था और ना ये कहा कि आपने हमारी कंपनी के लिए अप्लाई किया था। सीधा सीधा अपनी कंपनी का तारुफ करवाने लगा। इसलिए मतीबा को हैरत हुई। अमूमन वो जहाँ सीवी ड्रॉप करती थी, इंटरव्यू कॉल जब आती वो यही कहते कि आपने हमारे यहाँ अप्लाई किया था इंटरव्यू के लिए फ़लाँ दिन और फ़लाँ वक्त आ जाइए। मगर यहाँ तो ऐसा कुछ ना था। जी, आपने अप्लाई तो नहीं किया, मगर मुझे आपका सीवी कहीं से मिला और वो देखने के बाद आप मुझे इस पोस्ट के लिए बिल्कुल मुनासिब लगी, इसलिए आपको कॉल कर दी। वो मुस्कुराते हुए बोला। क्या लड़की थी, इस बात से गर्ज थी कि अप्लाई किया है या नहीं। रईद मुस्कुराए बिना न रह सका, लेकिन वो अभी भी वहीं अटकी हुई थी। आपको मैं इसी नंबर पर अपने ऑफिस का एड्रेस सेंड करता हूँ। आप इंटरव्यू के लिए आइए, मैं तफसील आपको इंटरव्यू के दौरान बताऊँगा। और यकीन रखिए आपकी किसी ने सिफारिश नहीं की, हत्ता कि आपकी बेस्ट फ्रेंड ने भी नहीं। मुस्कुराहट रोकता वो उसे मज़ीद हैरान करता। फ़ोन बंद कर चुका था। वो किस बात का हवाला दे रहा था वो समझते हुए भी समझ ना पाए। फ़ोन कान से हटाते वो मखमसे में थी कि ये कौन हो सकता है। उसी लम्बे मोबाइल की टोन फिर से बजी। उसी का मैसेज था। ऑफिस का एड्रेस और टाइम लिखा था। ठीक 10 बजे उसे वहाँ पहुँचना था और इस वक्त 8:30 का वक्त हो चुका था। तैयारी तो उसने कोई ख़ास नहीं करनी थी। वहीं जो चंद जोड़े उसके पास थे उनमें से एक गहरे नीले रंग का सादा सा शलवार कुर्ता पहन रखा था। उस पर एक बड़ी सी काली कढ़ाई वाली चादर ले रखी थी। बैग पकड़कर दरवाजे की जानिब बढ़ी। कश्मकश में थी कि माँ को ये सब वाक़या बताए या नहीं। फिर कुछ सोचकर खामोशी रही। घर के बैरूनी दरवाजे से निकलते वक्त ऊंची आवाज़ में सलाम कहती दहलीज पार कर गई। अभी रूट की बस लेने में भी टाइम लगना था, इसीलिए वो पहले ही निकल खड़ी हुई। दिल परेशान भी था कि न जाने कौन बंदा है, सही इंसान है भी या नहीं। दिमाग में ताने बाने बुनती एक बस पकड़ी। फिर एक और स्टॉप पर उतरकर रईद के ऑफिस पहुंचने के लिए दूसरी बस पकड़नी थी। ठीक 9:45 बजे वो उस अजीमुल शान बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में पहुंची। बाहर खड़े गार्ड से अंदर का रास्ता पूछा। अपने खुद एतमाद अंदाज में वो अंदर की जानिब बढ़ी। अंदर पहुंचकर वो रिसेप्शन पे मौजूद लड़की के पास रुकी। जी मैम, किससे मिलना है आपको? वो मुस्कुराते हुए बोली। मेरा इंटरव्यू था, मतीबा ने ठहरे हुए लहजे में कहा। मतीबा की बात पर उस लड़की ने सर से पाँव तक हैरान नज़रों से उसे देखा। आप मतीबा हैं?
उसे जैसे अभी भी यकीन न आया। कुछ देर पहले ही बॉस ने उसे बताया था कि कोई मतीबा नाम की लड़की आएगी इंटरव्यू के लिए, उसे ऑफिस भेज दिया जाए। अब तक तो उसने यहाँ फैशनेबल लड़कियाँ ही इंटरव्यू के लिए आते देखी थी। ये दकियानुसी हुलिये वाली लड़की देखकर उसका हैरान होना बनता था। मतीबा ने कड़ी नज़रों से उसे खुद को घूरते देखा। ओके, आप वेट करिए, उसने एक जानिब उसे बैठने का इशारा किया। मतीबा उस जानिब बढ़ गई। रिसेप्शनिस्ट ने इंटरकॉम पर बॉस को मैसेज दिया। जी सर, वो आ गई हैं, उसने धीमी आवाज़ में कहा। ओके सर। सर हिलाकर उसने फ़ोन बंद किया। आप यहाँ से 3rd फ्लोर पर जाएंगी तो आगे से एक कॉरिडोर है, उसके एंड पर सर का ऑफिस है, उसने शाइस्तगी से उसे गाइड किया। थैंक्स। मतीबा उसका शुक्रिया अदा करती सीढ़ियों की जानिब बढ़ी। लिफ्ट भी थी, मगर उसने सीढ़ियों से जाना मुनासिब समझा। कुछ ही देर बाद 3रे फ्लोर पर पहुंचकर वो उसके ऑफिस के सामने थी। नॉक करने से पहले उसने अपने धड़कते दिल को संभाला। उम्मीद तो थी कि अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। हौले से दरवाज़ा नॉक किया। कम इन, एक गमगीन आवाज़ दरवाजे के उस पार से आई। मतीबा ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। उसकी तवक्को के बरक्स वो जो उस कंपनी का बॉस था वो नहायत कम उम्र था। 30 के लगभग बॉस की कुर्सी पर बैठा वो शख्स हकीकतन शानदार था, या फिर उसकी अमीरी ने उसे इतना शानदार बना दिया था, मतीबा फैसला नहीं कर सकी। ब्लैक ड्रेस कोट में वाइट कलर की शर्ट पहने और उस पर डॉट्स वाली नेवी ब्लू टाई लगाए, भूरी दाढ़ी और डार्क ब्राउन बालों वाला वो खुश शक्ल नौजवान तमतराक से बॉस की कुर्सी पर बरजमान था। नकुश किसी कदर तीखी मगर गहरी हेजल आंखें जब मुकाबिल पर पड़ी तो उसे कंफ्यूज करके रखती। मतीबा जो कम ही किसी से घबराती थी, हकीकत में उस बंदे से घबराई थी। प्लीज़ कम इन मैम, उसे वहीं जमा देखकर उसने मीठे लहजे में कहा और अपने सामने रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मतीबा मेकानिकी अंदाज में बैग पर गिरफ्त मजबूत करती उसकी टेबल के उस जानिब रखी 2 कुर्सियों में से एक पर बैठ गई। नज़र उठाकर एक बार फिर उसे देखा जो लैपटॉप पर कुछ काम वाइंड अप कर रहा था। दौलत आ जाए तो क्या वो लोगों को इतना ही मसरूफ़ कर देती है कि अपने सामने बैठे शख्स के वक्त बर्बाद होने का एहसास नहीं रहता। मतीबा ने तल्खी से सोचा। आई एम रियली सॉरी, आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है, बस ये फ़ाइल अर्जेंट सेंड करनी है। मतीबा चौंकी, उसकी जानिब देखे बिना वही शख्स उसकी सोच पढ़ रहा था। अब मतीबा ने उस पर नज़र भी डालने से एतराज़ किया। कोई जिन तो नहीं? मतीबा ने चोर नज़र उस पर डालकर सोचा। ओके मैम, नाउ कम टूवर्ड्स यू, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज़। यकदम वो मतीबा की जानिब घूमा। अब उसका पूरे का पूरा रुख मतीबा की जानिब था। मतीबा ने अतमाद बहाल करते और उसकी नज़रों में देखने से एजतनाब बरतते अपना एकेडमिक रिकॉर्ड बताना शुरू किया। इस दौरान रईत की खोजती नज़रें उसके चेहरे से एक पल को भी नहीं हटी। शायद ये सब वो उसका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए कर रहा था। मतीबा को ऐसा ही महसूस हुआ। ओके मैम, अगर बुरा ना मनाइए तो एक पर्सनल क्वेश्चन, उसने मतीबा से इजाज़त मांगी। मतीबा तो उसके अखलाक पर हैरान थी और कुछ देर पहले जो उसके बारे में मगरूर होने का सोचा था वो सोच अब दम तोड़ चुकी थी। उसने कई जगह इंटरव्यू दिए थे मगर इतनी इज्जत से कोई बात नहीं करता था। यस प्लीज़ सर, उसने इजाज़त दी। आपके ग्रेजुएशन में इतने अच्छे मार्क्स हैं तो आपने मास्टर्स इकोनॉमिक्स में क्यों नहीं किया और रेगुलर क्यों नहीं किया, जबकि बीए में आपका मेजर सब्जेक्ट ही इकोनॉमिक्स है? उसकी सीवी जो टेबल के जानिब रखी थी वो उठाकर देखते उसने हैरत से पूछा, जिस पर मतीबा की सब डिटेल मौजूद थी। अगर इतने पैसे होते कि मैं रेगुलर कर सकती तो जॉब के लिए धक्के न खाती, मतीबा ने साफ गोई से कहा, और यह सच्चाई ही रईत को उसमें क्लिक की थी। अब मैं एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? मतीबा के दिमाग में जो बात कब से कुलबुला रही थी आखिर वो पूछे बिना न रह सकी कि रईत को उसका सीवी कैसे मिला। उसके सवाली अंदाज पर वो मुस्कुराया, जैसे समझ गया कि वो क्या पूछना चाहती है। आप कल ये सीवी KFC में भूल गई थी जहाँ आप अपनी फ्रेंड के साथ बैठी थी। मैंने आपकी चंद बातें सुनी जिससे मुझे लगा कि आपको जॉब की ज़रूरत है। रई ने भी झूठ की बजाय सच्चाई से काम लेते कहा। ओह, तो आपने हमदर्दी की वजह से मुझे आज बुलाया है? वो एकदम बदगुमान हुई। क्यों, आप क्या अंधी हैं, बैरी हैं या अपाहज? वो रईत से इतने अजीब सवाल की उम्मीद नहीं कर रही थी। क्या मतलब? उलझ कर पूछा। मैं ऑफिस चलाता हूँ, ट्रस्ट नहीं। एक बात, वो इस वक्त ख़तरनाक हद तक संजीदा हो चुका था। कुछ देर पहले वाली मुस्कुराहट जिसने उसके चेहरे का अहाता किया हुआ था मफकूद थी। दूसरी बात, आप में बहुत सी सलाहियतें हैं जिनका आपको खुद अंदाज़ा नहीं। गुर्बत में रहने वालों का कॉन्फिडेंस कभी इतना अच्छा नहीं होता क्योंकि वो एहसास कमतरी की वजह से किसी के साथ एतमाद से बात करने के काबिल नहीं होते। और आपने जिस कॉन्फिडेंस से यहाँ बैठकर अपना इंट्रोडक्शन दिया है वो काबिल तहसीन है। उंगली उठाकर उसकी जानिब इशारा करता उसे सराह रहा था। ये अपनी नौयत का अजीब इंटरव्यू था जो आज मतीबा दे रही थी।
तीसरी और सबसे अहम बात, मुझे एक ऐसे बंदे की ज़रूरत थी जो मेरी सर्विसेज को नहायत ईमानदारी से देखे, और आपकी कल की गुफ्तगू के बाद मुझे लगा कि आपसे बेहतरीन ऑप्शन मेरे पास नहीं। जो शख्स नौकरी इसीलिए ना करे कि उसमें सिफारिश की आमेज़िश हो, मेरे नज़दीक इससे बड़ी ईमानदारी और कोई नहीं। पेपर वेट को घुमाता, चेयर के साथ टेक लगाए वो मतीबा को हर जाविये से जांच रहा था। मैम, आपको एक बात बताऊं, जब लोग यहाँ इंटरव्यू के लिए आते हैं तो वो खुद पर बहुत से नकाब चढ़ाकर खुद को बहुत अच्छा बनाकर पेश करते हैं। अभी जो मैंने सवाल आपसे किया कि आपने एमए प्राइवेट क्यों किया, तो कोई भी मुझे इतनी साफ गोई से ये ना बताता कि उसके हालात ने उससे इजाज़त नहीं दी, बल्कि वो अपनी गुर्बत को बड़ी आसानी से छुपाता। मगर आपने ऐसा नहीं किया। इससे मालूम होता है कि आप हर तरह के हालात का मुकाबला कर सकती हैं। खैर, इन सब बातों को बताने का सिर्फ ये मकसद था कि आप खुद को अंडर एस्टिमेट ना करिए और ये ना समझिए कि मैंने कोई हमदर्दी की है। आगे को होकर टेबल पर कोहनियाँ रखते उसने अपनी बात मुकम्मल की। मैं अभी आपको 30,000 सैलरी पैकेज ऑफ़र कर रहा हूँ। 3 माह का प्रोबेशन है और अगर इस दौरान आपने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई तो आपकी सैलरी 35 विद पिक एंड ड्रॉप फ्री हो जाएगी। और अगर इन 3 माह में मुझे कोई गड़बड़ नज़र आई तो इस पीरियड के दौरान ही हम आपको अल्लाह हाफिज़ कह देंगे। अब वो प्रोफेशनल अंदाज में उसे सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बता रहा था। मतीबा ने सर हिलाया। एनी क्वेश्चन? रईद ने भवें अचका कर कहा। आपको टेलीपैथी आती है? इतने गैर मुतवक्का सवाल पर वो कहका लगाए बगैर नहीं रह सका। लोगों के चेहरे को पढ़ने के लिए टेलीपैथी का इल्म रखना ज़रूरी नहीं। जो लोग चेहरे पढ़ लेते हैं वो नफ़े में भी रहते हैं और नुकसान में भी, क्योंकि कुछ चेहरों पर लिखी अपने बारे में तहरीरें बहुत तकलीफ से दो चार करती हैं। खैर, तजुर्बात इंसान को बहुत कुछ सिखा देते हैं। आप भी जल्द सीख जाएंगी। बेस्ट ऑफ लक। कल से आप हमें ज्वाइन करेंगी। अपना अपॉइंटमेंट लेटर आप बाहर से लास्ट टेबल पर बैठे जवाद साहब से ले सकती हैं। हैव अ गुड डे। अपनी बात ख़त्म करके उसने फिर से लैपटॉप खोला। थैंक यू सर, वो अपनी सीट से उठते हुए बोली। कहाँ उम्मीद थी कि जॉब भी आज ही मिल जाएगी, और वो भी इतने अच्छे पैकेज के साथ। रईद के ऑफिस से निकलकर उसने जवाब से अपॉइंटमेंट लेटर लिया और उस शानदार ऑफिस से बाहर आ गई। घर आने तक वो रईद की बातों के आसार में थी। कितना अजीब शख्स है, खुश्क और मेहरबान, दोनों रूप एक साथ। रात में वो अगले दिन की तैयारी कर रही थी कि रफ़िया उसके पास आई। मेरी बात सुन, अभी तेरा बाप पूछे तो उसे अपने पैसे न बताना, मैं खुद ही कुछ कहकर टाल दूंगी, मगर फ़िलहाल ये बात उस पर ना खुले तो बेहतर है। वो फर्श पर कपड़ा रखे पास मुझे स्विच में इस्त्री का प्लग लगाए कपड़े इस्त्री करने में मसरूफ़ थी। जी अम्मा, वो बस मुख्तसर सा ही जवाब दे सकी। मैं कहती थी ना मतीबा, किस्मत से खफा नहीं होते। देख, अल्लाह ने हमारा बाजू पकड़ ही लिया। वो हाथ ऊपर की जानिब उठाकर बोली। खुशी उनके हर अंदाज से जाहिर हो रही थी। अम्मा, जैसे ही मेरी पहली पे आएगी आपने ये सिलाई कढ़ाई बंद कर देनी है। प्लग निकालते हुए वो उन्हें तनबीह करना नहीं भूली। अच्छा, तू रहन दे, मैं इन पैसों से तेरे जहेज़ का। ओफो अम्मा, मैंने कभी कोई शादी वादी नहीं करनी, ये बात आप भूल जाइए। ज़रूरी नहीं होता कि बेटे ही माँ बाप के साथ रहें, बेटियाँ भी रह सकती हैं। इसीलिए आप शादी वाली बात तो अपने जहन से निकाल दें। अभी मुझे बहुत आगे तक जाना है। रफ़िया की बात पूरी होने से पहले ही वो बात काट कर झुंझला कर बोली। तेरी तो मत ही उल्टी है, मैं कौन सा कल ही तेरी शादी कर रही हूँ। वो मुँह बनाकर बोली। मैं आपको कह रही हूँ कि ये ख्याल दिल से बिल्कुल निकाल दें। अभी तो जॉब करके पैसे जमा करूँगी और अब्बा का इलाज करवाऊँगी ताकि ये नशे की आदत उनसे छूटे। हाथों पर नज़रें जमाए वो अपना इरादा बताने लगी। तेरे अब्बा की ये लत छूटने वाली नहीं। रफ़िया की हाथ ऐसे हिलाया जैसे नाक से मक्खी उड़ाई हो। कहाँ मर गई है तू? फाय की चिंगारती आवाज़ आई। तुम करा लो इस शख्स का इलाज। वहाँ से उठते हुए वो फिर से तलखी से बोली। मतीबा ने बस एक बेबस नज़र माँ के चेहरे पर डाली। तोड़ फोड़ की आवाज़ों पर वह इतनी बहादुर सहम जाती थी। आंसू बेख्तियार होकर गालों पर फिसले। गुर्बत इंसान सह लेता है मगर माँ या बाप की लापरवाही नहीं सह सकता। वो हमेशा बाप की परवाह करती और वो इतना ही उन दोनों से नाला रहता। उसके नशा करने की वजह से रफ़िया मतीबा को बाप के पास ज़्यादा जाने नहीं देती थी। वो तो फाइक की नशे की हालत में मार सह लेती थी मगर औलाद को पिटता वो नहीं देख सकती थी। इसीलिए जब वो जुनूनी हुआ होता वो मतीबा को फाइक के करीब भी भटकने नहीं देती थी और नॉर्मल हालत में वो कम ही होता था। घर पर जब भी आता बस तोड़ फोड़ करता और मुग़लज़ात बकता। मतीबा तो कभी कभी कानों पर हाथ रख लेती कि इतनी गंदी ज़बान सुनने की वो मुतहम्मिल नहीं हो पाती थी। निगाह उठाकर छत की जानिब देखते जैसे वो अल्लाह से मुखातिब थे। अगले दिन वो ऑफिस टाइम से पहुंच चुकी थी।
राहिद अभी ऑफिस नहीं आया था, मगर जवाद को उसने ताकीद की थी कि मतीबा को पूरे स्टाफ से मुतारिफ़ करवाए और उसे उसकी ड्यूटीज़ के बारे में भी ब्रीफ कर दे। जवाद मतीबा के ऑफिस पहुंचते ही राहिद के हुक्मनामे पर अमल कर रहा था। तमाम स्टाफ उसे ऊपर से नीचे तक ज़रूर एक मरतबा देखता, जो सादे से सूट में बगैर किसी आराइश के बड़े से दुपट्टे को खुद से लपेटे एतमाद से खड़ी सबसे सलाम दुआ कर रही थी। अब तक उस ऑफिस में जितनी भी लड़कियां आई थी सब एक से एक फैशनेबल थी। उनमें ये नमूना सबको अजीब लगा था, मगर किसी भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। राहिद की सख्त तबीयत से सभी वाकिफ़ थे, गो कि वो अपने स्टाफ में घुल मिल कर रहता था, मगर जो फासला वो कायम रखता था उसे कोई फलांगने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अपने असूलों में वो नहायत सख्त था। 11 बजे के करीब वो ऑफिस आया। तब तक मतीबा अपना कंप्यूटर और सीट संभाल चुकी थी। जवाद उसे पिछले महीने की चीज़ों का रिकॉर्ड दिखा चुका था। अब उसे उन चीज़ों को एक्सेल शीट में एंटर करके देखना था कि कितना स्टॉक कितने कस्टमर्स को जा चुका है, कितना पेंडिंग है। राहिद बाहर के मुल्कों से और मुख्तलिफ कंपनियों से ऑर्डर किए जाने वाले गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक और बेशुमार चीज़ों को अपनी कंपनी की मदद से पाकिस्तान में मौजूद कस्टमर्स को डिस्पैच करता था। मुख्तलिफ कंपनी से लिंक करके पाकिस्तानियों को वो माल सप्लाई करता था। जब वो ऑनलाइन मुख्तलिफ कंपनियों से चीज़ें खरीदते थे, एक बहुत बड़ा नेटवर्क उसका पूरे पाकिस्तान में चल रहा था। इन सब चीज़ों की यहाँ तरसीली की रिपोर्ट के लिए उसने मतीबा को रखा था। कुछ अर्सा पहले 2 बंदों ने चीज़ों की गलत एंट्री करके ना सिर्फ उसे नुकसान पहुँचाया था, बल्कि उसके कस्टमर भी ख़राब किए थे। बात यहीं तक रहती तो ठीक था, मगर उन 2 लोगों ने बाहर की कंपनियों से आने वाली चीज़ों की चोरी भी की थी, और ये बात राहिद के लिए किसी तौर काबिल कबूल नहीं थी। भारी हर्जाने के साथ उसने उन्हें जेल की भी हवा लगवाई थी। लिहाजा अब उसे एक ईमानदार बंदे की ज़रूरत थी, और मतीबा से बेहतर उसे फ़िलहाल कोई और एतबार के काबिल नहीं लगा था। उसका बाहर के मुल्कों में आना जाना लगा रहता था, लिहाजा उसे ऐसा बंदा चाहिए था जो उसकी गैर मौजूदगी में भी पूरी दयानतदारी से अपना काम अंजाम दे। ऑफिस आते ही उसने इंटरकॉम पर अपनी पीए को कहकर मतीबा को ऑफिस बुलवाया। हेलो। जवाद उसे मुख्तलिफ एक्सचेंज नंबर बता गया था। फ़ोन पर होने वाली ब्लिंक देखते ही वो समझ गई कि ये राहिद की पीए की कॉल है। सर, आपको ऑफिस बुला रहे हैं। मरियम बहुत अच्छे दिल वाली लड़की थी। पहले दिन ही उसने मतीबा को बहुत अच्छे अंदाज में वेलकम किया। बाकी सब लड़कियों ने उसे देखकर नाक मुंह बनाया। ओके, वो मुख्तसर सा होके कहकर सीट से खड़ी हुई। फ़ोन रखकर अब उसके कदम राहिद के रूम की जानिब थे। मतीबा का राहिद के फ्लोर पर ही एक डेस्क दिया गया था। आहिस्ता से दरवाज़ा नॉक किया। कम इन की आवाज़ पर वो अंदर दाखिल हुई। खामोशी से वो अंदर दाखिल हो चुकी थी। कल की तरह आज भी राहिद लैपटॉप सामने खोले कुछ तेज़ी से टाइप कर रहा था। फाइल्स का पलंदा सामने खुला था, कान से रिसीवर लगाए किसी को हदायतें देने में भी मसरूफ़ था। अंदर दाखिल होती मतीबा को एक नज़र देखकर हाथ से सामने रखी कुर्सियों पर बैठने का इशारा किया। वो खामोशी से एक कुर्सी घसीट कर बैठ गए। राहिद ने सरसरी निगाह उस पर डालकर फ़ोन बंद किया। कैसी हैं मिस साहब? चेहरे पर खुशगवार मुस्कुराहट सजाए वो मध्यम लहजे में बोला। ठीक सर, उसने मुख्तसर जवाब दिया। गहरी से आंखों ने हिजल आंखों की जानिब देखने से इनकार किया। उसका इधर उधर देखकर बात करना न जाने क्यों राहिद को अजीब मगर दिलकश मंजर लगा। कोई इशू तो नहीं हुआ? कोई भी मसला हो आप बिला झिझक मुझसे आकर पूछ सकती हैं, और अगर मैं ना हूँ तो जवाद से हेल्प ले सकती हैं। राहिद ने खुले दिल से ऑफ़र की। जी सर, ज़रूर। मतीबा ने एक निगाह गलत उसकी जानिब डालकर फ़ौरन हटा ली। ओके, नाउ यू कैन कैरी ऑन योर वर्क। उससे वापस अपनी सीट पर जाने का कहते वो अपने एक फ़ाइल की जानिब मतवज्जे हुआ। थैंक्स सर, हौले से कहकर वो तेज़ी से ऑफिस से बाहर आए। अजीब अंदर तक खोजती हुई नज़रें थी राहिद की। मतीबा को बेहद उलझन होती थी। कम कम ही वो उसकी जानिब देखती थी। बहुत धीरे धीरे वो उस माहौल में एडजस्ट हो रही थी। अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करती कि काम को सही से सीखे और समझे, और इसमें वो किसी हद तक कामयाब भी थी। दिन भर की रिपोर्ट उसे जवाद को देनी होती थी। राहिद के साथ उसका डायरेक्ट कोई वास्ता नहीं था, इसीलिए शुरू के चंद दिन के बाद उसका राहिद के आमना सामना भी नहीं हुआ था। वो अपने काम में मगन रहने वालों में से थी। हाँ, मरियम एक वाहिद बंदी थी जिससे वो काफ़ी हद तक फ्रैंक हो चुकी थी। माँ के कहने पर उसने बाप को अभी तक हवा नहीं लगने दी थी कि वो कहीं जॉब करती थी। वैसे भी जिस वक्त वो सुबह ऑफिस के लिए निकलती, फाइक नींद में धत होता, और जब वो शाम में वापस घर आती तब वो घर पर नहीं होता था। उस दिन वो किस्मत से सुबह के वक्त ही उठ गया। बाहर आया। मतीबा नाश्ता करने में मसरूफ़ थी। उसने सर से पैर तक बेटी को चादर में लिपटा हुआ देखा। करीबी रखे पर्स पर भी नज़र पड़ी। रफ़िया रोटी बनाने में मसरूफ़ थी। वो फाइक की किचन में आम से बेखबर थी। कहाँ जा रही है तू? वो एकदम मतीबा पर घर आया, जो कदमों की आहट पर गर्दन मोड़े बाप को किचन के दरवाजे पर एहतादा देख चुकी थी। लाल अंगारा आंखें मतीबा पर जमाए वो उसे मशकूक नज़रों से देख रहा था। मतीबा ने नज़र उठाकर माँ को देखा। एक स्कूल में जॉब लगी है इसकी। रफ़िया ने गर्दन मोड़कर शौहर को एक नज़र देखा और बात संभाली। कौन से स्कूल?
जॉब का सुनकर फाइक की रार टपकने लगी। है कोई, तुझे इससे क्या? चल बेटा तू जा जल्दी। रफ़िया ने उसे मंजर से हटाना चाहा। अरे बात तो करने दे 2 घड़ी अपनी बेटी से। वो पैंतरा बदल गया। जॉब का सुनते ही पैसे उसकी आंखों के सामने नाचने लगे। इसका अपना कारोबार नहीं कि जब मर्जी जाए, चंद हज़ार की नौकरी कर रही है, टाइम की पाबंदी करनी पड़ती है। रफ़िया ने उसका ध्यान अपनी बातों की जानिब लगाया। मतीबा की भूख प्यास बाप के पास से आती शराब की बदबू ने ख़त्म कर दी थी। तेज़ी से वो उठी। कितने पे रखा है तुझे? फाइक दरवाजे से हटने को तैयार नहीं था। अब्बा, वो बाप के सवाल पर वो गड़बड़ा गई। जितने पर भी रखा है, तेरी अयाशी के लिए मैं इसका एक पैसा बर्बाद नहीं कर सकती। रफ़िया गुस्से से उठकर उनकी जानिब आई। हट आगे से। गुस्से से फाइक को हटाया। तू औलाद ने माँ बाप को नहीं देना तो और किसको देना है? या कोई आशिक पाल रखे हैं? फाइक के मुंह से मुग़लज़ात जारी हो चुकी थी। मतीबा ने उसके मुंह से निकलने वाले लफ्ज़ों की तकलीफ़ महसूस करते आंखें मींच ली। क्या कोई बाप अपनी बेटी पर ऐसे इल्ज़ाम लगा सकता है? मगर वो बाप बना ही कब था जो इस रिश्ते के तकाज़े और अहमियत महसूस करता? मैं कह रही हूँ अपनी बकवास बंद कर ले। शर्म नहीं आती बेटी को ऐसी घटिया बात करते? रफ़िया ने अफसोस से उसे देखकर वार्निंग दी। हाँ तो पैसा कहाँ लेकर जाना है इसने? दोनों का महाज शुरू हो चुका था। मतीबा खामोशी से घर से निकल आए। तमाम दिन जहन मुंतशिर रहा। हालांकि उस दिन उसने 2 दिन की छुट्टी लेनी थी क्योंकि हरीम की शादी आ रही थी और वो चाहती थी कि मतीबा उसके हर फंक्शन में ना सिर्फ उसके साथ हो बल्कि मेहंदी और बारात में भी वो उसके घर पर ही हो। सुबह की होने वाली टेंशन के बायस वो बामुश्किल अपना काम कर पा रही थी। लंच टाइम के दौरान हरीम का फ़ोन आ गया। तुमने बात की है बॉस से छुट्टी की? हरीम ने छूटते ही पूछा। ओह यार भूल गई। वो सर पर हाथ मारकर बोली। मेरी शादी का दिन भी अब भूल जाना। वो तब कर बोली। अरे नहीं यार, बस सुबह सुबह अब्बा और अम्मा की लड़ाई हो गई, इसीलिए परेशान थी। मतीबा ने इधर उधर देखकर उसे असल मसला बताया। क्यों, क्या हुआ? वो एकदम परेशान हुई। मतीबा उस वक्त ऑफिस के कैफेटेरिया में थी। कुछ और कोलीग थे मगर वो काफ़ी अरसे फासले पर बैठे थे। उसने सुबह की तमाम रुदाद उसे कह सुनाई। यार हद है वैसे। हरीम अफसोस के सिवा और कर भी क्या सकती थी। बस यार, खैर मैं अभी लंच के बाद सर से बात करती हूँ। उसने हरीम को तसल्ली दिलाई। ठीक है। फ़ोन बंद करते ही मतीबा ने घड़ी पर वक्त देखा। लंच ब्रेक ख़त्म हो चुकी थी। वो अपने कैबिन की जानिब आने के बजाय मरियम के पास आई। क्या हुआ? मरियम उसे अपनी टेबल के पास रुकते देखकर सवालिया अंदाज में बोली। यार मुझे छुट्टी चाहिए 2 दिन की। उसने अपना मसला बताया। हाँ तो सर से बात कर लो। मरियम ने उसे मज़े से मशवरा दिया। सर कुछ कहेंगे तो नहीं? वो उंगलियां मरोड़ के बोली। अरे नहीं बेवकूफ़, उन्होंने क्या कहना है? तुम अपने ज़्यादातर ऑर्डर्स इन दिनों वाइंड अप कर जाओ और जो बाकी के आएंगे वो सर जवाब देख लेंगे। मरियम की बात पर उसने हौले से सर हिलाया। मगर 5 बजे तक कुछ ना कुछ ऑर्डर्स रह जाते हैं। उसने एक और मशवरा पेश किया। तो मेरी जान लेट सिटिंग्स कर लो। मरियम ने मुस्कुराते हुए उसे मशवरा दिया। हाँ ये ठीक है। मरियम की बात दिल को लगी। चलो जाओ अब। मरियम ने उसे अंदर जाने का इशारा किया। वो अमूमन लोगों से घबराती नहीं थी, लेकिन न जाने क्यों इंटरव्यू के बाद से उसे रईस से अजीब तरह की झिझक महसूस होती थी। उसके देखने का अंदाज़ था या कुछ और। वो घबरा जाती थी। इसीलिए उसकी कोशिश होती थी कि कम से कम उससे सामना हो। दरवाज़ा नॉक करके रईस की इजाज़त मिलते ही वो अंदर दाखिल हुई, जो सैंडविच खाने में मसरूफ़ था। ओह सॉरी सर, आप प्लीज़ लंच करें, मैं ठहर कर आ जाऊँगी। उसे खाता देखकर वो एकदम शर्मिंदा हुई। इस बात पर हैरान भी हुई कि अपने खाने की परवाह किए बगैर वो ऑफिस के लोगों का कितना ख्याल रखता है। इट्स ओके, प्लीज़ आ जाइए। आपके साथ शायद पहली बार है, मगर मैं अगर खाने में भी बिज़ी हूँ तो अपने वर्कर्स को मुखल होने की पूरी इजाज़त देता हूँ। सैंडविच सामने पड़ी प्लेट में रखते हुए वो मुस्कुराते लहजे में बोला। खैर आप बताइए। उसकी शर्मिंदगी दूर करने को उसने बात बदल दी। वो सर मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। मैं लेट सिटिंग्स करके जो नए ऑर्डर्स आए हैं उन्हें मुकम्मल कर लूँगी। अपना मसला बताते उसने जल्दी से हल भी बयान किया। रईद उसकी जल्दी पर चौंका, फिर मुस्कुराया। छुट्टी चाहिए किस लिए? मुस्कुराहट रोकते संजीदा हुआ। सर वो मेरी फ्रेंड की शादी है, वो जो उस दिन मेरे साथ थी। मतीबा ने उसे याद दिलाया। तो वो क्या किसी और शहर में रहती है? रईद ने सवाल किया। नहीं सर, मगर मुझे उसके घर रहना है और फिर आपको पता है ना कि शादी के हंगामों में देर सवेर हो जाती है। ऑफिस ना आ सकी तो ये बात ज़्यादा गलत होगी, इसलिए छुट्टी मांग रही हूँ। वो खड़े खड़े ही सब बता रही थी। ठीक है, आप जवाद को इन्फॉर्म कर दें। रईद आसानी से मान गया। थैंक यू सर। सुबह वाली परेशानी काफ़ी हद तक ख़त्म भी हो गई थी और छुट्टी मिलने की खुशी में वो भूल भी चुकी थी। नो प्रॉब्लम, रईद के कहते ही वो ऑफिस से बाहर निकली। हरीम को फ़ोन मिलाकर छुट्टी का बताया। शाम के बाद अब रात अपने पर फैला चुकी थी। रईद ने लैपटॉप बंद करके थकी हुई गर्दन को दाएं बाएं चलाकर खुद को रिलैक्स करना चाहा। चीज़ें समेटकर वो अपनी सीट से खड़ा हुआ। उसे मालूम था सब वर्कर्स जा चुके होंगे। रोज़ाना वो सबके जाने के बाद जाता था।
बाबा दुबई में थे, यहाँ वो अकेला था, इसीलिए घर पर किसी के इंतज़ार वाला कोई मामला नहीं था, ना उसे जल्दी जाने की टेंशन होती थी। लैपटॉप बैग में रखकर वो कमरे से बाहर निकला। चलते चलते उसके कान खड़े हुए। सीधे हाथ पर बने कैबिन से टाइपिंग की आवाज़ आई। वो हैरान होता कैबिन के पास आया। मतीबा काम में मसरूफ़ नजर आई। रईद हैरान हुआ, ये इस वक्त क्या कर रही है? आगे बढ़कर उसके कैबिन की दीवार पर नॉक किया। मतीबा दाएं जाने मुड़कर काम करने में मुनहक थी। चारों जानिब खामोशी थी। उसे पता नहीं था कि रईद अभी तक नहीं गया। नॉक की आवाज़ पर ना सिर्फ वो बुरी तरह डरी, बल्कि चीख मारकर कुर्सी से खड़ी भी हो गई। रईद उससे इतने शदीद रद्द-ए-अमल की तवक्को नहीं कर रहा था। वो खस्से आ गया। सर आप? दिल पर हाथ रख के दिल की बेतरतीब धड़कनों का हमवार करने की सही करने लगी। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मुझसे कोई यूँ डर भी सकता है। घुसराहट की जगह अब शरीर से मुस्कुराहट ने ले ली थी। उसकी आंखों में छुपी शरारत को नज़रअंदाज करते मतीबा नज़रें फेर गई। वैसे आप आज इतनी देर तक यहाँ क्यों बैठी हैं? रई ने बात बदलते उसके अब तक ऑफिस में मौजूदगी की वजह पूछी। सर आपसे कल छुट्टी ली थी ना, अब जो ऑर्डर्स हैं उन्हें मुकम्मल करके जाऊंगी। मतीबा ने नज़रें लैपटॉप की जानिब करते उसे जवाब दिया। माय गॉड, आप इस वजह से इतनी देर तक यहाँ बैठी हैं? रईद उसके जवाब पर शशतर रह गया। वो तो समझा था कि वो सिर्फ छुट्टी की खुशी में ये बात कह रही है। आपको बताया तो था। वो उसकी हैरानगी पर हैरान हुई। 2 दिन की छुट्टी से कोई इतना बड़ा मसला नहीं हो जाता, मगर आपका यूँ यहाँ इतनी देर बैठना ठीक नहीं है। आपको रिपोर्ट फाइनलाइज करनी थी तो आप लैपटॉप घर ले जाती। कल आप बिल्कुल भी इतनी देर तक नहीं रुकेंगी। चीज़ें पैक करिए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। उसे तनबीह करते करते वो हथेली पर सरसों जमाने वाले अंदाज में बोला। लेकिन सर, आप भी तो इतनी देर तक यहाँ है ना? वो उलझ कर उससे जिरा करने लगी। मर्द के देर तक बाहर रहने और औरत के देर तक बाहर रहने में फ़र्क होता है। आप बस चीज़ें समेटिए। उसे चीज़ों की जानिब मुतवज्जे करते वो कतियत भरे लहजे में बोला। मतीबा ने खामोशी से सब समेटा, लैपटॉप और हैंड बैग उठाया। सर मैं चली जाऊँगी। मतीबा ने उसे वहीं जमे देखकर कहा। नहीं, इतनी रात में आप अकेली नहीं जाएंगी। रात के बढ़ते साए देखकर वो संजीदगी से बोला। मतीबा तज़ब्ज़ुब का शिकार थी। सर आपको आउट ऑफ द वे जाना पड़ेगा, वो लाचार अंदाज अपना कर बोली। वो मेरा मसला है। मेरे ऑफिस में काम करने वाले वर्कर्स मेरी जिम्मेदारी हैं, और अगर कोई मेरे ऑफिस की वजह से यहाँ रुक रहा है तो उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। आपने मेरे लिए काम किया, मैं इसका बदला चुका रहा हूँ। आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा। उसकी खुददार तबीयत के बायस वो आखिरी जुमला कहकर आगे बढ़ गया, इस यकीन के साथ कि अब वो उसके पीछे आएगी ही। और वही हुआ। वो खामोशी से चल पड़ी। सही तो कहा था उसने, काम की अवज़ी वो उसे ड्रॉप दे रहा है, वरना उसे अपने वर्कर से क्या सरोकार। मतीबा खामोशी से उसके साथ लिफ्ट और फिर पार्किंग में मौजूद उसकी गाड़ी में बैठ चुकी थी। अगर आप पीछे बैठना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। रई ने एक बार फिर उसके चेहरे पर रकम तहरीर पढ़ ली थी। वो शुक्रिया कहती पीछे बैठ गई। रई ने मतीबा की जानिब का दरवाज़ा बंद करते साथ ही गाड़ी स्टार्ट करके मेन रोड पर दौड़ानी शुरू की। आपने मुझे गाइड करते जाना है, क्योंकि मैं ओबर या करीम का ड्राइवर नहीं, और ना ही आपने कोई लोकेशन मेरे मोबाइल में भेजी है। चंद मिनट उसे खामोश देखकर रईद को उसे एहसास दिलाना पड़ा कि वो उसके घर के रास्तों से नावाकिफ़ है। ओह सॉरी सर, ये सामने वाले चौक से आप सीधे हाथ मोड़ लीजिएगा। मतीबा को वाकई ज़हन में नहीं रहा था कि रईद को उसके घर के रास्तों से अनजान है। वो अपनी ही सोचों में गलता थी। ये अहम बात उसके जहन से निकल चुकी थी। इट्स ओके, रईद ने उसे शर्मिंदा होने से बचाया। आपके फादर क्या करते हैं? रईद ने गाड़ी उसकी मतलूबा सिमत में मुड़ते हुए कहा। कुछ नहीं। रईद के सवाल पर एक तारीक साया उसके चेहरे पर लहराया। जिन बेटियों के बाप कुछ करते हों उन्हें यूं दर दर की ठोकरें नहीं खाना पड़ती, उसने दिल में सोचा, मगर उसकी सोच से महसूस होने वाली तकलीफ। रईद ने बैक व्यू मिरर से झांकते उसके चेहरे पर आसानी पड़ ली। इसके बाद रईद ने उससे कोई सवाल न किया। घर के करीब गाड़ी पहुंच चुकी थी, मगर गली इतनी तंग थी कि रईद की गाड़ी उसमें दाखिल नहीं हो सकती थी। सर आप बस मुझे यहीं उतार दें, ये उल्टे हाथ पर गली है, आपकी गाड़ी इसमें नहीं जाएगी, उसने साफ गोई से कहा। उसके लहजे में अपनी हैसियत को लेकर कोई शर्मिंदगी या शर्मसारी नहीं थी। बहुत सादा सा लहजा था। रईद को उसकी ये हकीकत पसंदी बेहद अच्छी लगती थी। ओके आप चले, मैं आपको घर तक छोड़ आता हूँ। रईद गाड़ी रोककर इंजन बंद करते हुए दरवाज़ा खोलकर उतरने लगा। सर प्लीज़, इससे ज़्यादा एहसान की मैं मुतहम्मिल नहीं। आपने इतना किया, इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। वैसे भी गली में दाखिल होते सीधे हाथ पर 5वां घर मेरा है, और मुझे अक्सर इस वक्त घर से निकलने और घर आने की आदत है। मतीबा ने उसे सहूलत से मना किया। उसका खुददार लहजा ऐसा कतियत भरा होता था कि अगले को उसकी बात मानने पर मजबूर कर देता था। आर यू श्योर? रईद को अभी भी उसे यूँ भेजना अजीब लग रहा था। यस सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इससे पहले कि रईद बात को तूल देने की करके उसे कायल करने की कोशिश करता,
वो तेज़ी से जैसे अपना फैसला सुनाती गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर निकल गई। अपने घर की जानिब जाते उसे कोई शर्मिंदगी नहीं थी कि उसके बॉस ने उसका तंग और किसी कदर पसमानदा इलाका देख लिया। अगर मैं इतनी ही अमीर होती तो शायद आज सर मेरे मुलाजिम होते। अपनी ही सोच पर उसे हंसी आई। घर में दाखिल होने से पहले उसने यूं ही मुड़कर गली के आखिर में देखा जहाँ रईत की गाड़ी अभी भी मौजूद थी। उसके घर में दाखिल होते ही उसे रईत की गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई। रईत के बारे में मगरूर होने का जो एक खाका उसने पहले दिन बनाया था आज वो हवा में मुकम्मल तौर पर तहलील हो चुका था। यार मैं बुरी तो नहीं लग रही? हरीम ने एक ही सवाल को 10वीं बार पूछा। दुल्हन बनी डीप रेड और ग्रे कलर के लहंगे में सर पर दुपट्टा खूबसूरती से सेट किए वो बेहद प्यारी लग रही थी, मगर उसे तसल्ली नहीं हो रही थी कि अच्छी लग रही है कि नहीं। आज हरीम की बारात थी। मेहंदी एक दिन पहले बाखैर खूबी हो गई थी। मतीबा को ना सिर्फ हरीम ने बल्कि उसके घर वालों ने भी हर काम में आगे आगे रखा था। वो तो सबकी मोहब्बतें देखकर हैरान होने से ज़्यादा शर्मिंदा हो जा रही थी। बहुत बुरी लग रही हो, इतनी बुरी कि मुझे भी खौफ आ रहा है। मतीबा उसके सवाल पर चिढ़कर उसे आंखें निकालते हुए गुस्से से बोली। अब यकीन हो गया कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। हरीम उसके चिढ़ने पर मुस्कुराते हुए उसे और चिढ़ाने लगी। ग्रे और लाइट पिंक मैक्सी में मतीबा हल्का सा मेकअप किए बेहद खूबसूरत लग रही थी। ये ड्रेस हरीम ने ज़बरदस्ती उसे गिफ्ट किया था और उसके बेहद इसरार पर मतीबा को पहनना ही पड़ा। पहली बार उसने हल्का सा भी मेकअप किया था। जहाँ खाने के लाले पड़े हों वहाँ ऐसी चीज़ें लग्जरी ही तस्वुर होती हैं और मतीबा ये लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। थोड़ी ही देर में फोटोग्राफर वहाँ आ चुका था। मतीबा बेटा बाहर आओ, तुम्हें कुछ फ्रेंड से मिलवाना है। अभी शूट शुरू हुआ था कि हरीम की अम्मी अपनी खूबसूरत सी फ़ोन कलर की साड़ी का पल्लू संभालती ब्राइडल रूम में आकर मतीबा से मुखातिब हुई। जी आंटी। वो भी एतमाद से चलती उनके साथ बाहर आ गई। कल से अब तक वो न जाने किस किस से उसे मिलवा रही थी। हरीम की कोई और बहन न होने की वजह से जिस तरह मतीबा ने उसकी बहन होने का सबूत दिया था, शायद ये बात उसके घर वालों के दिलों में घर कर गई थी। मतीबा बहुत से लोगों से मिलती मिलाती हॉल में मौजूद एक्वेरियम के करीब खड़ी हो गई। इतनी बड़ी बड़ी मछलियों को इतने करीब से देखने का इत्तेफाक पहली मर्तबा हुआ था। उसे खबर ही ना हुई कि एक्वेरियम के दूसरी जानिब खड़ा कोई उसे हैरत से टिकटकी बांधे देख रहा है, जैसे पहचान रहा हो कि ये वही लड़की है जो उसके ऑफिस में वही चंद सूट पहन कर आती है, जिसके डिज़ाइन भी शायद अब रईत को याद हो चुके हैं और चादर तो उसकी एक ही होती है, स्किन सी। अपना शक दूर करने के लिए वो एक्वेरियम के उस जानिब आया जहाँ मतीबा खड़ी थी। वो बहुत मामूली शक्ल सूरत रखकर भी पता नहीं उसे उस लम्हे बेहद ख़ास लगी। क्या सबको लग रही थी? इस बात से वो अनजान था। वो तो बस दिल पर होने वाली वारदात को देख रहा था और हैरान हो रहा था। उसने गला खनकार कर गोया मतीबा की महवियत तोड़ी। उसने चौंक कर बाएं जानिब देखा। रईत को देखकर हैरत उसकी आंखों में दर आई। सर आप? हैरत को अल्फाज दिए। जी, तो आप इन दोस्त की शादी में आई हैं? जी, मगर आप यहाँ कैसे? उसने दोबारा पूछा। दूल्हा का भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो बस उसके इसरार पर आया हूँ। रईद ने अपनी वहाँ मौजूदगी की वजह बताई। ओह अच्छा, कल आप नहीं आए? मतीबा ने एक और सवाल किया। कल मैं इनवाइटेड नहीं था, रईद ने हौले से मुस्कुराते सच बताया। ओह अच्छा। मतीबा के चेहरे से हैरत मफकूद हुई। नज़रें फिर से इधर उधर दौड़ा रही थी, जबकि रईद ने भी नज़रों की बेख्तियारी पर काबू पा लिया। एक्सक्यूज़ मी सर। कुछ समझ ना आया तो वहाँ खड़ा रहना उसे अच्छा नहीं लगा। एक्सक्यूज़ करके वो फिर से ब्राइडल रूम की जानिब चल दी। बाकी तमाम वक्त ना रईद ने उसे मुखातिब किया, ना उसने ना ही मतीबा ने हरीम को रईद के बारे में बताया, मगर आखिर तक वो उसकी नज़रों से उलझती रही, झुंझलाती रही। आज फ़ाइक रात में जल्दी घर आ गया था भी थोड़ा होश में। मतीबा कहाँ है? न जाने बेटी का ख्याल कैसे आया था। अपने और मतीबा के कमरे की जानिब जाते हुए रफ़िया ठटक कर रुकी, हैरान सी मुड़ी। तुझे आज बेटी की याद कैसे आई? तंज किया। औलाद है मेरी, देख रहा हूँ 2 दिन से गायब है। रफ़िया उसकी इस तवज्जो पर परेशान हुई। यकीनन ये अनायत उसकी जॉब मिलने की वजह से हो रही थी। कहाँ गई है वो? अब की बार वो कुछ गुस्से से बोला। जहाँ भी गई है तुझे हमारे मामलात से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, वो उसे चुप कराने के लहजे में बोली, मगर वो तो भड़क उठा। तेज़ी से आगे बढ़ते उन्हें बालू से पकड़ा। बकवास करती है? एक ज़ोरदार थप्पड़ रफ़िया के मुंह पर दे मारा। अपनी दोस्त के घर है और अगर गई भी है तो तू क्यों इतना आग बगोला हो रहा है? आज आ जाएगी वो। रफ़िया ने मुंह पर हाथ रखते हुए भी चिल्लाकर कहा। अरे शर्म नहीं तुम माँ बेटी को? मैं अगर घर के मामलात में दखल नहीं देता तो इसका मतलब है कि जो मर्जी बेगैरतियाँ करो। न जाने वो आज क्यों इतना भड़का हुआ था। बेगैरत हम हैं कि तू जो बीवी और बेटी को नोच कर खाना चाहता है? तेरे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। और एक बात कान खोल कर सुन ले, वो हाथ उठाकर वार्निंग देने वाले अंदाज में बोली।
अगर तेरी नज़र उसके पैसों और उसकी नौकरी पर है तो ये ख्याल अपने जहन से निकाल दे। मैं एक फूटी कौड़ी उसके हलाल पैसों में से तेरे हर हम कामों के लिए तुझे नहीं दूंगी। वो आंखें निकाल कर बोली, करती जा बकवास, मैं भी देखता हूँ कि कौन मुझे यहाँ अपनी मनमानी नहीं करने देता। वो रफ़िया के अंदाज़ों पर खिसिया कर बोला और फिर खामोशी से अंदर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। रफ़िया ने गुस्से से सर झटका। तो ये है इसकी फ़र्स्ट एपिसोड और इसकी सेकंड एपिसोड आप लोगों को थोड़ी देर तक मिल जाएगी। होप सो कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है बट नॉट बैड, इतना बुरा भी नहीं है, अच्छा है क्योंकि अना अलियास का है और कुछ भी आगे हो सकता है। वैसे भी नावल बहुत लेंथी लग रहा है तो मेरे ख्याल में अच्छा ही होगा, आगे जाकर पता नहीं क्या स्टोरी बनती है। तो इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि कब आगे क्या क्या होता है। तो फिर मिलते हैं इसकी सेकंड एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।